तो आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को डीमन स्लेयर के पूरे पावर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। और ये पावर सिस्टम दो भागों में बटा हुआ है। और इसका पहला पावर सिस्टम होगा अपने डीमंस के ऊपर, जिसमें मैं तुम लोगों को डीमंस की हर एक पावर के बारे में बताऊंगा। और दूसरा पार्ट होगा अपने स्लेयर्स के ऊपर, जिसमें मैं तुम लोगों को ब्रीथिंग, वेपन्स और डीमन स्लेयर मार्क के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही इसकी सबसे मिस्टीरियस पावर के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम पार्ट 1 यानी कि डीमंस के पावर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डीमन स्लेयर में कोई भी डीमन बर्न नहीं हुआ है, बल्कि वो मुजान द्वारा क्रिएट किया गया है। मतलब कि मुजान जिस भी ह्यूमन को अपना ब्लड देता है, वो ह्यूमन एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे वो ह्यूमन फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और साथ ही उसको रीजनरेटिंग की पावर भी मिल जाती है। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डीमन जितना ज्यादा ओल्ड होगा, उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर होगी। और देखा जाए तो डीमंस के पास नॉर्मल ह्यूमन से तो काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है, लेकिन हाँ, इन डीमंस की भी कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, जिसमें से सबसे पहली है सनलाइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डीमन जब भी सनलाइट में आते हैं, तब उनकी बॉडी अपने आप ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, और जिस वजह से डीमंस कभी भी दिन में बाहर नहीं आते हैं। और इनकी जो दूसरी वीकनेस है वो है विस्टेरिया फ्लावर। तो देखा जाए तो इन फ्लावर्स का यूज पॉइजन बनाने के लिए किया जाता है, बिकॉज ये पॉइजन डीमंस की बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर इन फ्लावर्स का यूज डीमंस को मारने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डीमंस की वीकनेस की तो बात कर ली है, इसीलिए अब हम बढ़ते हैं डीमन स्लेयर की एक बहुत ही डेंजरस एबिलिटी की तरफ, जो की है इनकी ब्लड डीमन आर्ट। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्लड डीमन आर्ट की शुरुआत मुजान किबुत्सुजी ने की थी, और फिर आगे चल के अदर डीमंस ने अपनी ब्लड डीमन आर्ट को बनाया। और देखा जाए तो कई सारे डीमंस ऐसे होते हैं जो कि अपनी फिजिकल एबिलिटीज और पावर की मदद से अपनी ब्लड डीमन आर्ट को डेवलप कर सकते हैं। और देखा जाए तो डीमन स्लेयर में ऐसी कई सारी ब्लड डीमन आर्ट्स हैं, जैसे कि डोमा की आइस ब्लड डीमन आर्ट, और रुई की स्पाइडर वाली ब्लड डीमन आर्ट, इवन एनमो की ड्रीम्स और इल्यूजन दिखाने वाली ब्लड डीमन आर्ट। और कुछ डीमंस की ब्लड डीमन आर्ट तो ऐसी होती है जो कि उनकी इमेजिनेशन और उनकी पर्सनैलिटी साथ ही उनकी ह्यूमन लाइफ से जुड़ी होती है। और कुछ डीमंस के पास जो ब्लड डीमन आर्ट होती है, वो मुजान के दिए हुए ब्लड पर निर्भर करती है। और देखा जाए तो मुजान का जो ब्लड होता है, वो किसी भी डीमन या फिर ह्यूमन को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। लेकिन अगर उस डीमन या फिर ह्यूमन के पास मुजान के ब्लड को कंज्यूम करने की पावर नहीं है, तो यहाँ पर मुजान का ब्लड उसके शरीर में फैलते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर आप लोगों को इसका एक एग्जांपल दूं, तो सुसामारू जो कि एक डीमन है, जिसने मुजान के ब्लड की मदद से अपनी एक ब्लड डीमन आर्ट को बनाया है, जो कि अपनी बॉल्स की मदद से अपने अपोनेंट से फाइट करती है। और अगर हम इसके साथी यानी कि यहाबा की बात करें, तो वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट से कई सारे एरो को क्रिएट करता है, जो कि उसके अपोनेंट से उसकी फाइट में लड़ने के लिए मदद करती है। लेकिन खैर, अब अगर आप लोग इनसे बोर हो गए हो, तो अब हम बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड डीमन आर्ट्स की, जो कि हमें अपर मून डीमंस के पास देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल के लिए डाकी की बात करें, तो यहाँ पर वो एक कपड़े की मदद से कई सारे स्लैशेस का यूज कर सकती है, और अपने एनिमी को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज दे सकती है। और डाकी के साथ अगर हम लोग ग्योतारो की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें, तो ग्योतारो अपनी ब्लड डीमन आर्ट की मदद से अपने अपोनेंट को घायल करने के साथ साथ वो उसे काफी बुरी तरीके से पॉइजन भी कर सकता है। और अगर हम लोग अकाजा की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें, तो इसकी ब्लड डीमन आर्ट इसके मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई है, और साथ ही में अकाजा शॉकवेव जैसे हमले भी कर सकता है। और देखा जाए तो अकाजा की ये पावर उसकी पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। और फिर अगर हम लोग डोमा की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें, तो इसकी ब्लड डीमन आर्ट आइस से रिलेटेड है, और अपनी ब्लड डीमन आर्ट से डोमा अपने आसपास के टेम्परेचर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और फिर अगर हम लोग अपर मून 1 यानी कि कोकुशिबू की बात करें, तो कोकुशिबू अपनी ब्लड डीमन आर्ट से कई सारे कैसल मून को क्रिएट कर सकता है। मतलब कि कोकुशिबू फाइट के दौरान अपनी ब्लड डीमन आर्ट से मून स्लैशेस का यूज कर सकता है। और फिर अगर हम लोग मुजान की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें, तो मुजान की ब्लड डीमन आर्ट है बायोकिनेसिस। और देखा जाए तो मुजान की ब्लड डीमन आर्ट बाकी सारे डीमन से काफी अलग है। तो देखा जाए तो मुजान अपनी ब्लड डीमन आर्ट से अपनी बॉडी को एक बहुत ही डेंजरस वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और देखा जाए तो मुजान की ब्लड डीमन आर्ट उसके 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें से फर्स्ट है बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन, जिसमें मुजान काफी खतरनाक तरीके के स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सकता है। और साथ ही में मुजान अपने एनिमी पर अटैक करने के लिए काफी खतरनाक तरीके के टेंटिकल्स को क्रिएट कर सकता है। और कई बार मुजान जब किसी ह्यूमन को अपना ब्लड देता है, तब वो ब्लड किसी ह्यूमन के लिए पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। मतलब कि या तो वो ह्यूमन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएगा। और बहुत ही रेयर चांस में कोई इंसान मुजान के इस ब्लड को कंज्यूम कर पाएगा। और मुजान की ब्लड डीमन आर्ट का दूसरा भाग है ब्लड एक्सप्लोजन, जिसमें मुजान उन डीमंस को खत्म कर सकता है जिनकी मुजान को कोई भी जरूरत ना हो, या फिर अब वो डीमन मुजान के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा हो। और आखिर में मुजान की ब्लड डीमन आर्ट का जो आखिरी भाग है, इसमें दूसरे डीमन के कर्ज का कंट्रोल मुजान के पास होता है। इसमें वो डीमन जो कि मुजान के लिए लॉयल नहीं होते हैं, या फिर वो मुजान के दिए हुए मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर वो डीमन मुजान का नाम रेस्पेक्ट से नहीं लेते हैं, तो उनके अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं, वो अपने आप ही उस डीमन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और इसका एग्जांपल हम लोगों ने सुसामारू के साथ देख ही लिया है। और अगर आप लोगों को याद हो, तो जब अकाजा अपने मिशन में फेल हो गया था, तब मुजान ने अकाजा को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मुजान ने अकाजा को माफ कर दिया था। तो अब आता है डीमंस का आखिरी पावर सिस्टम, जो कि है उनकी रीजनरेशन एबिलिटी। और देखा जाए तो ये एबिलिटी डीमंस की एक बहुत ही ओवर पावर एबिलिटी है। और देखा जाए तो रीजनरेशन एबिलिटी को आज तक डीमन स्लेयर में केवल 3 ही डीमंस ने मास्टर किया है। और इस एबिलिटी की मदद
जिससे उन डीमंस को मारना लगभग इम्पॉसिबल ही था, बिकॉज अगर उन डीमंस का सिर भी काट दिया जाए तो वो फिर से अपने सिर को रीजनरेट कर सकते हैं। इवन उन डीमंस के ऊपर निचरन ब्लेड्स का भी कोई असर नहीं होता है। और इस एबिलिटी को जिसने पूरी तरीके से मास्टर किया है वो है मुजान के बुत्सुजी। हाँ, भले ही योरची ने उसकी बैंड बजाती थी, ये उसका एक अलग ही मामला है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मुजान का सिर काट कर भी उसे नहीं मारा जा सकता। और बाकी के जो दो डीमंस है वो अकाजा और कोकुशिबु है। लिटरली सीरीज के अंदर हमने देखा था कि इनका सिर भी कटने के बाद इन्होंने अपने सिर को रीजनरेट कर लिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी न किसी वजह से अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया था। वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस लिस्ट में मैंने डीमन किंग तांजीरो को ऐड नहीं किया है, बिकॉज सीरीज में हमें उसकी पूरी पावर के बारे में नहीं बताया गया है, बस कुछ हद तक उसकी पावर्स को इमेजिन किया गया है। तो यहीं पर अपने डीमंस का पूरा पावर सिस्टम कंप्लीट होता है। और अब हम बात करेंगे स्लेयर्स की पावर सिस्टम के बारे में, जिसमें मैं तुम लोगों को स्लेयर्स की सारी यूनिक पावर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निचरन ब्लेड्स की। वेल, देखा जाए तो निचरन ब्लेड एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल ब्लेड है और हर एक डीमन स्लेयर के पास अपनी एक अलग निचरन ब्लेड होती है। और इस स्वॉर्ड को इसलिए इतना स्पेशल माना जाता है क्योंकि ये स्वॉर्ड सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे डीमन को मारना थोड़ा आसान हो जाता है। बिकॉज अगर इस स्वॉर्ड से डीमन पर हमला किया जाए तो ये डीमन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इस स्वॉर्ड का असर तभी काम करेगा जब इस स्वॉर्ड से किसी डीमन के सर को काटा जाए। बिकॉज अगर डीमंस के हाथ पैर को काटा जाएगा तो वो नॉर्मली रीजनरेट कर पाएंगे। और देखा जाए तो अगर कोई डीमन स्लेयर अपने हाथ में पहली बार निचरन ब्लेड को पकड़ता है तो वो ब्लेड उस डीमन स्लेयर के नेचर के हिसाब से अपना रंग बदल लेती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, बिकॉज कुछ डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड उनकी ब्रीदिंग स्टाइल पर निर्भर करती है। जैसे कि देखा जाए तो ब्लू स्वॉर्ड वाटर ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट करती है और येलो स्वॉर्ड थंडर ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट करती है और पिंक स्वॉर्ड यहाँ पर लव ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन देखा जाए तो हर डीमन स्लेयर के पास सेम स्वॉर्ड नहीं होती, बल्कि कुछ डीमन स्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपना एक अलग ही यूनिक वेपन होता है। जैसे कि अगर हम लोग गेन्या की बात करें तो उसके पास अपनी एक अलग ही निचरन शॉटगन है। और देखा जाए तो गेन्या अपनी शॉटगन का यूज काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में भी कर सकता है, और जो कि हमने स्वॉर्डस्मिथ विलेज में देखी है। और अगर हम लोग योमे की बात करें तो उसके पास अपना एक अलग ही यूनिक वेपन है। और देखा जाए तो योमे इस वेपन का यूज काफी डेडली तरीके से कर सकता है। इवन ये अपने वेपन से अपने एनिमी को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर सकता है। और अगर हम लोग मित्सुरी की स्वॉर्ड की बात करें तो इसकी स्वॉर्ड पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, जिससे डिमंस को अलग अलग डायरेक्शन में भी आसानी से मारा जा सकता है। और आखिर में आती है शिनोबु की स्वॉर्ड। और देखा जाए तो शिनोबु इस स्वॉर्ड का यूज अपने एनिमी से हैंड टू हैंड फाइट के लिए नहीं करती, बल्कि वो उनके अंदर अपनी स्वॉर्ड की मदद से पॉइजन को इंजेक्ट करती है, जिससे जैसे ही उस डीमन के अंदर पॉइजन फैलने लगता है तो उस डीमन की बॉडी अपने आप ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। लेकिन इन सभी स्वॉर्ड के अलावा भी डीमन स्लेयर में एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक स्वॉर्ड होती है, और इस स्वॉर्ड को अनलॉक करने का एक अलग ही तरीका होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं ब्राइट रेड निचरन स्वॉर्ड की बात कर रहा हूँ। और देखा जाए तो इस स्वॉर्ड को अनलॉक करने की दो कंडीशन होती है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन में स्वॉर्ड का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर दो निचरन स्वॉर्ड को एक साथ पूरी पावर के साथ घिसा जाए तो यहाँ पर स्वॉर्ड को ब्राइट रेड किया जा सकता है। और सेकंड कंडीशन में अगर स्वॉर्ड की ग्रिप को बहुत ही टाइटली पकड़ा जाए तो स्वॉर्ड को ब्राइट रेड किया जा सकता है। और देखा जाए तो ब्राइट रेड स्वॉर्ड की मदद से उनकी रीजनरेटिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। इवन जब इस ब्राइट रेड वेपन से अगर डीमन का कोई बॉडी पार्ट डैमेज होता है तो उनको काफी ज्यादा पेन भी होता है। तो अब डीमन स्लेयर्स का जो अगला पावर सिस्टम आता है वो है उनकी ब्रीदिंग स्टाइल। वेल, देखा जाए तो डीमन स्लेयर में डीमंस का मुकाबला करने के लिए या फिर डीमंस की पावर तक पहुंचने के लिए डीमन स्लेयर्स के पास अपनी ब्रीदिंग स्टाइल होती है। और देखा जाए तो ब्रीदिंग स्टाइल के अंदर डीमन स्लेयर्स अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को लेते हैं, जिससे ये अपनी एजिलिटी, पावर और स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और देखा जाए तो ब्रीदिंग स्टाइल की मदद से डीमन स्लेयर पावर्स के मामले में डीमंस को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और देखा जाए तो इन ब्रीदिंग स्टाइल की शुरुआत एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन के साथ शुरू हुई थी, और वो स्वॉर्ड्समैन था योरिची सुगिकुनी। तो डीमन स्लेयर में 400 साल पहले योरिची ने अपनी खुद की ब्रीदिंग स्टाइल बनाई थी, और जो की थी सन ब्रीदिंग। और डीमन स्लेयर के उस एरा को डीमन स्लेयर का गोल्डन एरा भी कहा जाता है, जहाँ पर योरिची ने अपनी ब्रीदिंग स्टाइल से मुजान को लगभग हरा ही दिया था। और देखा जाए तो योरिची की जो सन ब्रीदिंग थी उसे मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल था, जिस वजह से योरिची के स्टूडेंट्स ने सन ब्रीदिंग के रिलेटेड में ही अपनी ब्रीदिंग स्टाइल को क्रिएट किया। और सन ब्रीदिंग के बाद जो ब्रीदिंग स्टाइल क्रिएट हुई थी वो थी वाटर ब्रीदिंग, थंडर ब्रीदिंग, स्टोन ब्रीदिंग, मून ब्रीदिंग, फ्लेम ब्रीदिंग और विंड ब्रीदिंग। और देखा जाए तो इन ब्रीदिंग स्टाइल के जो यूजर थे उन्होंने अपनी पावर के हिसाब से अपनी ब्रीदिंग को मैनिपुलेट किया, और फिर आगे चल के इन 6 ब्रीदिंग्स की वजह से और भी कई सारी ब्रीदिंग्स को क्रिएट किया गया। जैसे कि अगर हम लोग वाटर ब्रीदिंग की बात करें तो वाटर ब्रीदिंग से फ्लावर ब्रीदिंग, सर्पेंट ब्रीदिंग और इंसेक्ट ब्रीदिंग बनी है। और देखा जाए तो डीमन स्लेयर में 7 जो मेन ब्रीदिंग्स है उन्हीं ब्रीदिंग स्टाइल को देखकर आगे चल के और भी ब्रीदिंग स्टाइल को बनाया गया। तो चलो अब मैं तुम्हें इन ब्रीदिंग्स के बारे में डीपली बता देता हूँ। तो सबसे पहले आती है सन ब्रीदिंग, जो कि डीमन स्लेयर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है। और देखा जाए तो इस ब्रीदिंग के कुल 13 फॉर्म्स है। और देखा जाए तो इस ब्रीदिंग का हर एक फॉर्म मुजान को उसकी नानी याद दिला सकता है। एग्जाम्पल के लिए योरिची ने अपनी सन ब्रीदिंग से मुजान के सारे वाइटल पॉइंट्स को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था, और आज भी वो पॉइंट्स मुजान के लिए सबसे बड़ी वीकनेस है। और देखा जाए तो डीमन स्लेयर में हमें केवल 2 ही कैरेक्टर्स को सन ब्रीदिंग का प्रॉपर्ली यूज करते हुए बताया गया है। तो अब आती है वाटर ब्रीदिंग। और देखा जाए तो किसी भी डीमन स्लेयर के लिए वाटर ब्रीदिंग को
सीखना सबसे आसान होता है। और देखा जाए तो अगर कोई डीमन स्लेयर वाटर ब्रीदिंग को अच्छे से सीख लेता है तो वो इसके मुश्किल से मुश्किल फॉर्म को भी आसानी से यूज कर सकता है। लेकिन अगर उस डीमन स्लेयर को इस ब्रीदिंग को मास्टर करना है तो उसे काफी लंबे समय तक इस ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करना होगा। और अगर हम इस ब्रीदिंग के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म की बात करें तो वो है इस ब्रीदिंग का 11th फॉर्म, जो कि है डेड क्लॉम। और देखा जाए तो वाटर ब्रीदिंग के इस फॉर्म को ग्यू ने बनाया है। और देखा जाए तो इस फॉर्म का यूज डिफेंस के लिए काफी अच्छे से किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं थंडर ब्रीदिंग की, जिसमें यूजर की स्पीड काफी ज्यादा हाई लेवल पर होती है। और देखा जाए तो इस ब्रीदिंग के 7 अलग अलग फॉर्म्स हैं और हर एक फॉर्म का यूज अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। और देखा जाए तो इस ब्रीदिंग के 7th फॉर्म को जेनेत्सु ने खुद बनाया है। और अगर हम लोग विंड ब्रीदिंग की बात करें तो विंड ब्रीदिंग का यूज सानमे शिनाजुकावा करता है। और देखा जाए तो इस ब्रीदिंग को डिफेंस और अटैक दोनों में काफी अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है। इवन हाशिरा ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने विंड ब्रीदिंग के कुछ फॉर्म्स को तो देख ही रखा है। इवन देखा जाए तो विंड ब्रीदिंग का यूज अपने टारगेट को कम टाइम में ज्यादा डैमेज देने के लिए भी किया जा सकता है। तो अब विंड ब्रीदिंग के बाद आती है स्टोन ब्रीदिंग, जिसका यूज ग्योमे हिमेजिमा करता है। और देखा जाए तो इस ब्रीदिंग का सही तरीके से यूज करने के लिए ग्योमे के पास एक बहुत ही खतरनाक और डेडली वेपन है, जो कि अपने अपोनेंट को लॉन्ग रेंज में भी काफी खतरनाक डैमेज दे सकता है। और देखा जाए तो स्टोन ब्रीदिंग का यूज डिफेंस के लिए काफी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो अब अगली जो ब्रीदिंग स्टाइल आती है वो है फ्लावर ब्रीदिंग। और देखा जाए तो इस ब्रीदिंग का यूज कनाव करती है। और देखा जाए तो फ्लावर ब्रीदिंग सबसे वीकेस्ट ब्रीदिंग में से एक है। तो अब फ्लावर ब्रीदिंग के बाद आती है इंसेक्ट ब्रीदिंग, और इस ब्रीदिंग का यूज शिनोबु कोचो करती है। और देखा जाए तो इस ब्रीदिंग के अंदर इंसेक्ट को मिमिक किया जाता है। और ये ब्रीदिंग बाकी सभी ब्रीदिंग से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसके अंदर डीमन को मारने के लिए पॉइजन का यूज किया जाता है। और ये चीज हम लोगों ने सीरीज के अंदर देखी हुई है। इसीलिए अब हम बात करते हैं सर्पेंट ब्रीदिंग की। और इस ब्रीदिंग का यूज इगोरो ओबनाई करता है। और देखा जाए तो इस ब्रीदिंग का यूजर स्नेक्स के मूवमेंट को मिमिक करता है। और देखा जाए तो इस ब्रीदिंग के अंदर अनएक्सपेक्टेड मूव भी किए जा सकते हैं, मतलब कि इस ब्रीदिंग में अटैक के मूवमेंट को बदला जा सकता है। और अब आती है मिस्ट ब्रीदिंग, जिसका यूजर है मुइचिरो तोकितो। और देखा जाए तो इस ब्रीदिंग का यूज अपने अपोनेंट को इल्यूजन में अटकाने के लिए किया जा सकता है। और साथ ही इसके यूजर की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और सीरीज के अंदर हम लोगों ने मुइचिरो को इस ब्रीदिंग का यूज करते हुए देखा है कि किस तरह से उसने मिस्ट को क्रिएट करके ग्योको को कंफ्यूज कर दिया था और आखिर में स्मूथली उसका गला काट दिया था। और अब आती है बीस्ट ब्रीदिंग, जिसका यूज अपना लॉर्ड इनोसुके करता है। वेल देखा जाए तो बीस्ट ब्रीदिंग के अंदर यूजर की रिफ्लेक्शन और सेंसेस पावर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाती है। और देखा जाए तो बीस्ट ब्रीदिंग का जो यूजर होता है वो बिल्कुल वाइल्ड एनिमल की तरह अटैक करता है। और देखा जाए तो बीस्ट ब्रीदिंग का यूजर अपने आसपास अपने एनिमी की लोकेशन को भी सेंस कर पाता है। और देखा जाए तो इनोसुके के पास बीस्ट ब्रीदिंग की ये सारी पावर्स हैं। तो अब आती है मून ब्रीदिंग, जिसका यूज कोकुशिबु करता है। और देखा जाए तो डीमन स्लेयर में मून ब्रीदिंग सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है। और देखा जाए तो मून ब्रीदिंग एक लौती ऐसी ब्रीदिंग है जिससे अपोनेंट के ऊपर मून से भी अटैक किया जा सकता है। मतलब कि कोकुशिबु अपनी मून ब्रीदिंग से कई सारे कैसल मून को सीधा अपने अपोनेंट के ऊपर गिरा सकता है, जो कि इसके अपोनेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो ब्रीदिंग स्टाइल का जो पावर सिस्टम है वो यहीं पर खत्म होता है। लेकिन अभी भी डीमन स्लेयर के 3 बहुत ही मिस्टीरियस पावर बाकी है, और जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं डीमन स्लेयर मार्क के बारे में। तो देखा जाए तो डीमन स्लेयर मार्क एक बहुत ही मिस्टीरियस मार्क होता है, और इस मार्क को अवेकन करने के लिए कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनको हमें पूरा करना होता है। जैसे कि अगर कोई डीमन स्लेयर किसी फाइट में मरने वाला होता है और अगर उस टाइम पर उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर होता है तो यहाँ पर उसका डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट हो सकता है। और देखा जाए तो डीमन स्लेयर मार्क के एक्टिवेट होने से किसी भी डीमन स्लेयर की स्ट्रेंथ, एजिलिटी और पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और देखा जाए तो डीमन स्लेयर में कुछ ही ऐसे कैरेक्टर थे जिनका डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट हुआ था। लेकिन इस मार्क की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर किसी डीमन स्लेयर को उसका मार्क मिल जाता है तो वो 25 ईयर तक ही सर्वाइव कर पाता है। लेकिन ये चीज तब मैटर नहीं करती जब आपको ये मार्क अपने जन्म से ही मिला है। और देखा जाए तो डीमन स्लेयर में सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर था जिसको ये मार्क अपने जन्म से ही मिला था, और वो कैरेक्टर था योरिची सुगिगुनी। और देखा जाए तो योरिची अपने डीमन स्लेयर मार्क के साथ 85 ईयर तक जिंदा रहा था। और देखा जाए तो योरिची की वजह से ही सेंगोकू एरा के अदर डीमन स्लेयर को उनका मार्क मिला था। और करंट टाइम में तांजिरो ही एकलौता ऐसा डीमन स्लेयर है जिसने सबसे पहले अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया। और देखा जाए तो तांजिरो ने इस मार्क को जोतारो के अगेंस्ट वाली फाइट में अनलॉक किया था, और जिससे उस फाइट में तांजिरो की पावर कई हद तक बढ़ चुकी थी। और देखा जाए तो तांजिरो का मार्क उस टाइम पर फ्लेम पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा था। और देखा जाए तो तांजिरो को उस टाइम पर डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, और फिर भी तांजिरो ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को रीअवेकन किया था स्वॉर्डस्मिथ विलेज में। और देखा जाए तो मुजान के अगेंस्ट फाइनल फाइट में भी तांजिरो का डीमन स्लेयर मार्क काफी हद तक यूजफुल रहा था। और अगर हम लोग कोकुशिबु के मार्क की बात करें तो कोकुशिबु का मार्क योरिची के अंडर में ही अवेक हुआ था। और देखा जाए तो कोकुशिबु, तांजिरो और योरिची का मार्क कई हद तक बिल्कुल सेम है, लेकिन देखा जाए तो कोकुशिबु का मार्क उसके पूरे मुंह को कवर करता है। और अब आता है ग्यू का मार्क, जो कि उसने अकासा के अगेंस्ट वाली फाइट में अवेक किया था। और देखा जाए तो अकासा के अगेंस्ट जब ग्यू का मार्क एक्टिवेट हुआ था तब इस मार्क ने ग्यू की स्पीड को कई हद तक इनहेंस कर दिया था। इवन यहाँ पर ग्यू अकासा के अगेंस्ट काफी अच्छे तरीके से काउंटर अटैक कर रहा था। इवन इस मार्क की मदद से ग्यू की पावर भी काफी बढ़ गई थी। और अब आता है सानेमी का मार्क, जो कि उसने कोकुशिबु के अगेंस्ट वाली फाइट में अवेक किया था। और देखा जाए तो सानेमी का मार्क विंड को रिसेंबल करता है। और देखा जाए तो सानेमी के इस मार्क ने कोकुशिबु के अगेंस्ट सानेमी के अटैक को और भी ज्यादा इनहेंस कर दिया था, जिससे
जिससे यहाँ पर सानेमी कोकुशिबू को और भी अच्छी टक्कर दे पा रहा था। और अब आता है योमेई का मार्क, जो कि उसके दोनों आर्म्स पर अवेक हुआ था। देखा जाए तो ये मार्क योमेई ने कोकुशिबू के अगेंस्ट वाली फाइट में अवेक किया था। और देखा जाए तो योमेई की मार्क वाली पावर ने कोकुशिबू को सच में सरप्राइज कर दिया था। तो अब आता है मुइचिरो तोकितो का डीमन स्लेयर मार्क, जो कि ग्योको के अगेंस्ट वाली फाइट में अवेक हुआ था। और एनिमे के अंदर हम लोगों ने देखा ही है कि मुइचिरो के इस मार्क ने मुइचिरो की स्पीड को कितनी ज्यादा इंक्रीज कर दी थी। इवन जब मुइचिरो का मार्क अवेक हुआ था तब उसने बहुत ही जल्दी अपर मून 5 यानी कि ग्योको का गला काट दिया था। और अब आता है इगुरो ओबनाई का मार्क, जो कि उसके चेस्ट पर अवेक हुआ था। और ये मार्क ओबनाई को मुजान के अगेंस्ट फाइनल फाइट में मिला था। और देखा जाए तो ओबनाई के इस मार्क ने ओबनाई के कई सारे अटैक्स को मुजान के लिए अनप्रेडिक्टेबल कर दिया था। तो अब आखिर में आता है मित्सुरी का डीमन स्लेयर मार्क, जो कि हैनतेंगु के अगेंस्ट वाली फाइट में अवेक हुआ था, जिससे मित्सुरी की फ्लेक्सिबिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हुई थी। तो यहाँ पर डीमन स्लेयर्स के मार्क का पावर सिस्टम कंप्लीट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं डीमन स्लेयर्स की एक और यूनिक पावर की तरफ। और देखा जाए तो इस पावर ने सीरीज के अंदर डीमन स्लेयर्स की काफी हद तक मदद की है। और देखा जाए तो इस पावर के बारे में हमें सीरीज के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। इवन कुछ ही कैरेक्टर्स के पास डीमन स्लेयर में ये यूनिक एबिलिटी है, जिसमें से सबसे पहले अगर हम लोग तांजिरो की बात करें तो तांजिरो के पास उसकी स्पेशल स्मेलिंग पावर है, जिससे यहाँ पर वो स्मेल करके डीमंस या फिर किसी की भी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। और तांजिरो की एक और एबिलिटी जिसे ओपनिंग थ्रेड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तांजिरो को उसके एनिमी पर अटैक करने में मदद करती है। और अगली जो यूनिक एबिलिटी है वो मित्सुरी की सुपर पावर स्ट्रेंथ के बारे में है। वेल मित्सुरी की जो मसल पावर है वो तांजिरो के कंपैरिजन में 8 गुना ज्यादा है। और देखा जाए तो मित्सुरी अपनी इसी स्ट्रेंथ की मदद से बड़े बड़े सुमो रेसलर को भी आसानी से हरा सकती है। और देखा जाए तो मित्सुरी की इसी स्ट्रेंथ ने उसे एक हाशिरा बनाने में मदद की थी। और अब आती है ज़ेनेत्सु की एबिलिटी। वेल देखा जाए तो ज़ेनेत्सु अपनी इस एबिलिटी की मदद से अपने आसपास के बहुत ही डीपली साउंड को भी सुन सकता है। और साथ ही ज़ेनेत्सु अपने सामने वाले पर्सन की पर्सनैलिटी, इमोशंस और फीलिंग्स को भी जान सकता है। तो अगली यूनिक एबिलिटी नेजुको के पास है, जो कि उसकी डीमन पावर की वजह से उसे मिली है, जिसमें यहाँ पर नेजुको अपनी बॉडी को कुछ समय के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दे सकती है, जिससे यहाँ पर उसकी बॉडी पर एक अलग ही तरह के टैटू आ जाते हैं, जिससे यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और ये चीज हम लोगों ने डाकी और नेजुको की फाइट में देखी हुई है। तो अगली जो यूनिक एबिलिटी है वो अपने कगाया उबयाशिकी के पास है, जिसमें यहाँ पर कगाया उबयाशिकी जिन लोगों को जानते हैं उनकी प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब मुजान उबयाशिकी के मेंशन में आया था उस टाइम पर उबयाशिकी ने मुजान की प्रेजेंस को महसूस कर लिया था। तो अब अगली जो यूनिक एबिलिटी है वो है सानेमी के पास, और वो है उसका मेर्ची ब्लड। वेल देखा जाए तो मेर्ची ब्लड एक ऐसा ब्लड है जो कि डीमंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और देखा जाए तो सानेमी अपने ब्लड का यूज डीमन को अपनी ओर बुलाने के लिए करता है। तो अब आखिरी जो यूनिक एबिलिटी आती है वो है कनाव के पास। और देखा जाए तो इस एबिलिटी की मदद से कनाव अपने अपोनेंट के अटैक को पहले ही देख सकती है कि अब उसका अपोनेंट कौन सा अटैक करने वाला है। लेकिन कनाव इस एबिलिटी का यूज बस एक बार ही कर सकती है, और अगर उसने एक से ज्यादा बार इस एबिलिटी का यूज किया तो यहाँ पर वो ब्लाइंड हो सकती है। तो फाइनली अब हम बात करते हैं इस पावर सिस्टम के सबसे आखिरी पार्ट की। और देखा जाए तो इस आखिरी पार्ट में दो सबसे मिस्टीरियस पावर इंक्लूड है, जिसमें से एक है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और दूसरी है सेल्फलेस स्टेट। देखा जाए तो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के अंदर डीमन स्लेयर अपने अपोनेंट के बॉडी के अंदरूनी हिस्सों को भी देख सकता है, और साथ ही वो अपने अपोनेंट के ब्लड फ्लो, मसल कंट्रैक्शन और ब्रीदिंग को देखकर उनके वाइटल पॉइंट्स को डैमेज कर सकता है। और देखा जाए तो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का यूजर अपने अपोनेंट्स के अटैक को पहले ही जान सकता है और उनके अटैक्स को काउंटर कर सकता है। और अगर सेल्फलेस स्टेट की बात करें तो ये एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टेट है, और इसमें यहाँ पर यूजर की फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और ये चीज हम लोगों ने अकाजा और तांजिरो की फाइट में देखी हुई है, जिसमें यहाँ पर अकाजा को तांजिरो की प्रेजेंस बिल्कुल ही महसूस ही नहीं हो रही थी। और देखा जाए तो डीमन स्लेयर्स की ये पावर कई जनरेशन से चली आ रही है। और देखा जाए तो इन दोनों पावर्स का सबसे पहला यूजर साथ ही इनका क्रिएटर योर्ची सुगिकोनी था, और योर्ची के बाद ही बाकी डीमन स्लेयर्स ने इन पावर्स को अचीव किया। और करंट टाइम में देखा जाए तो सबसे पहले तांजिरो ने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अकाजा के अगेंस्ट वाली फाइट में सबसे पहले देखा था, जिसमें यहाँ पर वो अकाजा के अटैक्स को भी प्रोटेक्ट कर पा रहा था। और साथ ही उसी फाइट में तांजिरो ने सेल्फलेस स्टेट को भी अचीव किया था, जिससे यहाँ पर अकाजा तांजिरो की प्रेजेंस को सेंस भी नहीं कर पा रहा था। और फिर मुइचिरो तोकितो ने कोकुशिबू के अगेंस्ट ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देखा था, जिसमें यहाँ पर वो कोकुशिबू के अटैक्स को प्रोटेक्ट कर पा रहा था। और देखा जाए तो योमेई ने मुजान के अगेंस्ट ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को सेंस किया था। साथ ही ओबनाई ने भी मुजान के अगेंस्ट वाली फाइट में ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देखा था। इवन देखा जाए तो कोकुशिबू डीमन स्लेयर का इकलौता ऐसा डीमन है जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में देख सकता है, और कोकुशिबू ने ये पावर अपनी ह्यूमन लाइफ में ही अचीव कर ली थी। तो फाइनली डीमन स्लेयर का पावर सिस्टम अपने यहीं पर कंप्लीट होता है।